हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 2 विलयन के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे परासरण दाब एवं परासरण दाब को मापने की बर्कले हार्टले विधि। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं परासरण दाब की परिभाषाएं। तो परासरण दाब की परिभाषा लिखना बहुत आसान है अगर आप परासरण को समझ गए हो तो। अगर आपको परासरण दाब की परिभाषा समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परासरण क्यों होता है। देखिए 3 चीज, कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो इससे पहले हम पढ़े हैं ना कि परासरण कब होता है। किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर परासरण होता है। कैसे होता है? विलायक के अणु विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं परासरण। तो कब होता है और कैसे होता है ये हम पढ़ लिए हैं। अब आपको समझना है कि परासरण क्यों होता है। तो परासरण दाब की परिभाषा लिखना बहुत ही आसान है। इससे पहले हम पढ़े हैं कि विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब कम होता है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। याद है ना कि किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलयन मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। और कोई भी चीज किस ओर गति करती है? अधिक से कम की ओर। देखो यहां पर क्लियर हो जाएगा कि विलायक का जो अणु है वो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति क्यों कर रहा है और कब तक गति करेगा। क्यों गति कर रहा है? क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है। तो विलायक का जो अणु है वो विलायक से विलयन की ओर कब तक गति करेगा? जब तक कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर ना हो जाए। समझो, विलयन का वाष्प दाब कम है, विलयन का वाष्प दाब ये कम है, विलायक का वाष्प दाब अधिक है, विलायक का वाष्प दाब अधिक है। विलयन का वाष्प दाब कम है और विलायक का वाष्प दाब अधिक है, तो विलायक के अणु गति कर रहा है। क्योंकि वाष्प दाब किसके आधार पर बनता है, किससे बनता है? विलायक से बनता है ना। विलय तो अवाष्पशील है, तो ये विलायक जो है गति कर रहा है किधर? कम वाष्प दाब की ओर। कब तक गति करेगा? जब तक कि दोनों का वाष्प दाब बराबर ना हो जाए। ये तब तक गति करेगा जब तक कि दोनों का वाष्प दाब बराबर ना हो जाए। वाष्प दाब बराबर ना हो जाए। अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो परिभाषा बहुत ही इजी है। मतलब ऐसा भी समझ सकते हो। देखो, ये शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प दाब मान लेते हैं 10 atm है, और ये विलयन है, इसका वाष्प दाब 7 atm है। यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से कम है। तो ये जो विलायक का अणु है वो विलयन की ओर कब तक गति करेगा, कब तक स्वतः प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों का वाष्प दाब बराबर ना हो जाए। और जैसे ही वाष्प दाब बराबर होगा विलायक के अणु जो है गति नहीं करेगा, यानी कि परासरण क्रिया रुक जाएगी। इतना आ रहा है समझ में ना। मान लो हमको यहां पर जो परासरण हो रहा है उसको रोकना है। इस एग्जांपल को समझो। विलयन का वाष्प दाब 7 atm मान लिया, विलायक का वाष्प दाब 10 atm मान लिया। परासरण क्यों हो रहा है? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम है। अगर हम बाहर से इसमें दाब लगा दें, यहां से बाहर से दाब लगा दें,
कितना दाब लगाना पड़ेगा ताकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ये 7 है, मतलब यहां पर कितना लगाओगे 3 atm प्रेशर अगर हम लगा दें, किस पर लगा रहे हैं, विलयन पर, इसका भी हो जाएगा 7 और 3 10। तो अगर ये 3 atm प्रेशर हम विलयन में लगा दें तो परासरण क्रिया रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। बन गया परिभाषा। ये जो 3 atm है जो हम बाहर से लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, विलयन पे, इसको हम कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या है? विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिससे विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, अर्थात परासरण क्रिया रुक जाती है। तो पहली परिभाषा क्या बन गया, देखो पहली परिभाषा, इतना तो आपको सब परिभाषा में लिखना ही पड़ेगा। किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर, क्योंकि तभी परासरण होगा, तो इतना आपको लिखना ही है। किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर इतना आपको लिखना ही है। विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब, वह न्यूनतम बाहरी दाब जिससे परासरण क्रिया रुक जाती है, जिससे परासरण क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। तो ये तो हो गया पहली परिभाषा। किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब जिससे परासरण क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। यहीं से हम परासरण दाब की दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं। दूसरी परिभाषा कैसे बनेगी, देखो दूसरी परिभाषा, अब यहां से आपको समझना है। विलयन पर हम जैसे ही बाहरी दाब लगाते हैं परासरण क्रिया रुक जाती है। क्यों रुक जाती है परासरण क्रिया? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। मतलब इसी परिभाषा में परासरण क्रिया रुक जाती है, इसके जगह में हम क्या कह सकते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो एक नई परिभाषा बन जाएगा। दूसरी परिभाषा, किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से, ये सब तो लिखना ही है आपको, किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब जिससे वह न्यूनतम बाहरी दाब, वह न्यूनतम बाहरी दाब जिससे, इतना तो रिपीट कर रहे हैं हम पहले परिभाषा से, जिससे क्या हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिससे विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, परासरण दाब कहलाता है। बहुत इजी है ना।
परासरण समझ में आना चाहिए, फिर परासरण दाब की परिभाषा हम आसानी से बना सकते हैं। परासरण दाब क्या है? तो विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब है जिससे परासरण क्रिया रुक जाती है। परासरण क्रिया क्यों रुकती है? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तीसरी परिभाषा भी बुक में दिया है। तीसरी परिभाषा कैसे बनाएंगे देखो। जब हम किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रखते हैं तो होता क्या है? विलायक के अणु विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। अगर हम ऐसा ही रहने दें तो ये विलायक के अणु जो है विलायक से विलयन की ओर गति करते रहेंगे, और जब विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो परासरण क्रिया भी अपने आप रुक जाएगी। मतलब यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है? जैसे ही हम विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखते हैं तो यहां पर उत्पन्न हो जाता है साम्य तरल स्थैतिक दाब। तो जो साम्य तरल स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं परासरण दाब। ये परिभाषा ही बन जाएगी। तीसरी परिभाषा कैसे लिखेंगे देखो। तीसरी परिभाषा, किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर उत्पन्न साम्य तरल स्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसको हम कहते हैं परासरण दाब। किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर उत्पन्न साम्य तरल स्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो ये हो गया परासरण दाब की 3 परिभाषाएं, और इसको बिल्कुल भी रटने की या फिर याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये प्रयोग समझना है, परासरण समझ में आ जाएगा। परासरण समझ में आया तो वहां से आप बना सकते हो परासरण दाब की परिभाषा। अब हम देखते हैं परासरण दाब मापने की बर्कले एवं हार्डले विधि, साथ ही साथ इस विधि के लाभ। परासरण दाब किसे कहते हैं? किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब जिससे परासरण क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। मतलब परासरण दाब किसके बराबर होता है? विलयन पर लगाए गए न्यूनतम बाहरी दाब के, जिससे परासरण क्रिया रुक जाए। इसी सिद्धांत पर बर्कले और हार्टले की ये जो विधि है ये कार्य करती है। तो अगर हम ये कहें कि बर्कले और हार्टले की ये जो विधि है, परासरण दाब मापन करने की विधि, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो सिद्धांत क्या हो जाएगा? किसी विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब जिससे परासरण क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। मतलब परासरण दाब किसके बराबर होता है? तो विलयन में लगाए गए बाहरी दाब के बराबर होता है। अब इस विधि में जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण को हम देखते हैं। उपकरण देखते हैं, साथ साथ उसकी विधि भी देखते जाएंगे। अगर हम उपकरण की बात करें, इस विधि में जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण में 2 सकेंद्रीय नलियां होती हैं। सकेंद्रीय नलियां बेलनाकार नलियां होती हैं। एक नली ये हो गया और ये हो गया दूसरा नली। एक भीतरी नली है और एक उसके चारों ओर बाहरी नली है, सकेंद्रीय नलियां। तो इसमें 2 सकेंद्रीय बेलनाकार नलियां होती हैं। ये जो भीतरी नली है
ये सरंध्र पात्र का बना होता है। ध्यान दो, ये जो भीतरी नली है ये किसका बना हुआ है? सरंध्र पात्र का बना हुआ है। ये हो गया भीतरी नली, और ये किस प्रकार बना होता है? तो ये बना होता है सरंध्र पात्र युक्त। सरंध्र, सरंध्र मतलब जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने हों, और इसकी दीवार पर रासायनिक विधि से तैयार की गई अर्धपारगम्य झिल्ली, पढ़े हैं ना? रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड, इसके दीवारों पर अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। कौन सा? कॉपर फेरोसाइनाइड। तो इसमें लगा हुआ है कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली। ये लगा हुआ है अर्धपारगम्य झिल्ली। रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड। इतना आ गया समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो लिखना बहुत आसान है। इसमें 2 सकेंद्रीय बेलनाकार नलियां होती हैं। भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी होती है, जिसके दीवारों पर रासायनिक विधि से तैयार की गई रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि कॉपर फेरोसाइनाइड ये लगी होती है। इसके एक सिरे पर, ये पहला सिरा हो गया और ये हो गया दूसरा सिरा। ये पहले सिरे पर लगा होता है केशिका नली, ये है केशिका नली। इस भीतरी पात्र के एक सिरे पर लगा होता है केशिका नली, और इसके दूसरे सिरे पर लगा होता है टोंटीदार कीप। यहां लगा हुआ है टोंटीदार कीप। सबका अपना महत्व है, क्यों लगाए हैं उसका। ये है टोंटीदार कीप। इतना आ गया समझ में? इसमें 2 बेलनाकार सकेंद्रीय नलियां होती हैं। भीतरी नली सरंध्र पात्र का बना होता है, जिसके दीवारों पर रासायनिक विधि से तैयार किया गया रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड लगी होती है। इस भीतरी नली के एक सिरे पर केशिका नली लगा होता है और दूसरे सिरे पर लगा होता है टोंटीदार कीप। अब हम बात करेंगे बाहरी नली का। ये जो बाहरी नली है ये बना होता है गन मेटल का। पढ़े हो, गन मेटल जो है मिश्र धातु होता है। तो ये जो बाहरी नली है ये बना हुआ है गन मेटल का। ये बाहरी नली, ये बाहरी नली बना हुआ है गन मेटल का, और इसके साथ लगा रहता है जल रोधक पिस्टन। देखो यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर लगा हुआ है जल रोधक पिस्टन। ये है जल रोधक पिस्टन। पढ़े हो पिस्टन? पिस्टन मतलब जिसकी सहायता से दाब लगाया जाता है, और इस दाब को मापने के लिए यहां पर लगा रहता है दाब मापी यंत्र। यहां लगा हुआ है दाब मापी यंत्र। तो ये तो हो गया उपकरण। ये सब आपको लिखना है उपकरण के वर्णन में। क्या क्या लिखना है नोट्स में? यहां पर उपकरण के वर्णन में। चलो फिर से सुन लो। इसमें 2 सकेंद्रीय बेलनाकार नलियां होती है। भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी होती है, जिसके दीवारों पर रासायनिक विधि से तैयार किया गया रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की परत लगी होती है। भीतरी नली के एक सिरे पर केशिका नली लगी रहती है और दूसरे सिरे पर टोंटीदार कीप लगा रहता है। बाहरी नली गन मेटल की बनी होती है, जिसके साथ एक जल रोधक पिस्टन तथा एक दाब मापी यंत्र लगा होता है। इतना आपको लिखना है उपकरण में, उपकरण के वर्णन में। अब हम विधि देखते हैं।
इस उपकरण की सहायता से हम किस प्रकार किसी विलयन के प्रासरण दाब का मापन करते हैं। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले ये जो टोटीदार कीप है इसकी सहायता से इसमें हम भर लेते हैं आसुत जल, शुद्ध जल। ये टोटीदार कीप किससे जुड़ा हुआ है, भीतरी नली से। तो इस टोटीदार कीप की सहायता से भीतरी नली में हम क्या भर लिए, यहां भर लिए आसुत जल। ये भीतरी नली में भर गया आसुत जल। और यहां आसुत जल हम भरेंगे और ये जो केशिका नली है इसमें उसके तल को हम नोट कर लेंगे। मान लो यहां तक हम भर दिए, तो ये जो है तल है इसको नोट करना है, इस तल को नोट करना है। तो विधि का पहला चरण क्या हो गया, सबसे पहले टोटीदार कीप की सहायता से भीतरी नली में आसुत जल भरा जाता है और केशिका नली में उस आसुत जल के तल को नोट कर लिया जाता है। पहले विधि में हम क्या किए, ये जो भीतरी नली है उसमें आसुत जल भरे, किसकी सहायता से, टोटीदार कीप की सहायता से। और ये जो केशिका नली है उसमें उसके तल को हम नोट कर लिए कि कहां तक जल जो है भरा हुआ है। अब जिस विलयन का प्रासरण दाब हमको ज्ञात करना है, मान लो हमको कोई विलयन दिया है उसका प्रासरण दाब ज्ञात करना है, उसको हम ये जो बाहरी नली है उसे भरते हैं। विलयन को कहां भरे, बाहरी नली में भरे। ये बाहरी नली में भर दिए विलयन को। जिस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करना है, तो दूसरा स्टेप में क्या लिखोगे, जिस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करना है उसको हम बाहरी नली में भर देते हैं। अब जैसे ही यहां पर हम विलयन भरेंगे क्या होगा, देखो यहां विलयन है और इसके अंदर में शुद्ध विलायक है, आसुत जल है, और दोनों के बीच में है अर्ध पारगम्य झिल्ली। मतलब विलयन और विलायक के बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली है, तो क्या शुरू हो जाएगा, परासरण शुरू हो जाएगा। परासरण मतलब ये जो विलायक के अणु हैं, भीतर में जो विलायक के अणु है, ये जो है विलयन की ओर गति करने लगेंगे। जैसे हम इस उपकरण में विलयन मिलाएंगे, विलयन मिलाते ही यहाँ पर प्रासरण शुरू हो जाएगा। मतलब भीतरी नली का जो जल है वो बाहरी नली के विलयन की ओर गति करने लगेगा। अब हमको क्या करना है, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रासरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कि यहाँ से पता चलेगा केशिका नली से। जैसे ही प्रासरण क्रिया प्रारंभ होगी, केशिका नली में जो जल का तल है वो नीचे आने लगेगा। क्यों नीचे आएगा समझना, क्योंकि इस नली में से जल निकल करके बाहरी नली में जा रहा है, विलयन में जा रहा है। मतलब केशिका नली में जो जल का तल है वो नीचे आने लगेगा। तो यहाँ पर देख करके आप बता सकते हो कि इसके अंदर में प्रासरण क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर जल का तल केशिका नली में नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रासरण क्रिया हो रही है। तीसरा में क्या लिखोगे कि जैसे ही बाहरी नली में विलयन मिलाया जाता है, परासरण क्रिया प्रारंभ हो जाती है और केशिका नली में जल का तल नीचे आने लगता है। तब जल रोधक पिस्टन की सहायता से विलयन पर इतना दाब लगाया जाता है, इतना दाब लगाया जाता है कि ये जो केशिका नली में जल का पृष्ठ या तल जो है नीचे आ रहा है वो स्थिर हो जाए। मतलब ये जो है स्थिर हो जाए। अब जैसे ही जल का जो तल है वो स्थिर होगा, यानी कि प्रासरण क्रिया रुक गई। तो प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए यहां पर जलरोधक पिस्टन की सहायता से जितना दाब लगाया गया है वो दाब का पता हमको कहां से चलेगा, तो उसके लिए हम लिए हैं दाब मापी यंत्र। विलयन में जितना दाब हम लगाए हैं उसका मापन कहां से कर सकते हैं, दाब मापी यंत्र की सहायता से। यानी कि प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब हम लगाए हैं उसी को हम कहेंगे विलयन का प्रासरण दाब।
बहुत इजी है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर पूछता है प्रासरण दाब मापने के बरकले हाटले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम सिद्धांत लिख लिए, फिर उपकरण का वर्णन, फिर विधि। अब हम देखते हैं कि बरकले हाटले विधि का लाभ क्या है। इस विधि का लाभ, तो बरकले हाटले विधि से प्रासरण दाब ज्ञात करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें प्रासरण दाब ज्ञात करने में बहुत ही कम समय लगता है। सबसे पहली बात, प्रासरण दाब ज्ञात करने में समय बहुत कम लगता है। बहुत ही कम समय में हम प्रासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। प्रासरण दाब ज्ञात करने में बहुत कम समय क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर विलयन और विलायक आसानी से साम्य अवस्था में आ जाते हैं। तो इस विधि का पहला लाभ क्या हो गया? प्रासरण दाब ज्ञात करने में बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि साम्य अवस्था आसानी से स्थापित हो जाता है। तो यह हो गया पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या है? यहाँ पर इस विधि का हम उपयोग करते हैं तो विलयन के सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करना है उसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। इस विधि का हम उपयोग करते हैं प्रासरण दाब ज्ञात करने के लिए, तो विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। और सांद्रता में जब परिवर्तन नहीं होता है तो जो परिणाम हमारे पास आएगा, यानी कि प्रासरण दाब का जो मान आएगा वो शुद्ध होगा और सही होगा। तो यह दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ यहां पर यह है, जल रोधक पिस्टन की सहायता से हम दाब लगाते हैं, विलयन पर दाब लगाते हैं, तो ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उस पर उस दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो होगा क्या? अगर हम सीधा सीधा अर्धपारगम्य झिल्ली पर दाब लगाएंगे तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है फट जाएगा। तो इस विधि का उपयोग करने से अर्धपारगम्य झिल्ली को भी कोई नुकसान नहीं होता। अर्धपारगम्य झिल्ली को नुकसान नहीं होता। और अगर हम चौथे लाभ के बारे में बात करें तो इस उपकरण की सहायता से किसी भी सांद्रता के विलयन के प्रासरण दाब का मापन किया जा सकता है। किसी भी सांद्रता के विलयन का प्रासरण दाब का मापन, किसी भी सांद्रता के विलयन के प्रासरण दाब का मापन किया जा सकता है। तो ये हो गया बरकले हाटले विधि के लाभ। चलिए बरकले हाटले विधि का जो लाभ है उसको हम एक बार और देख लेते हैं सरसरी तौर पे क्या क्या लाभ है। इस विधि में प्रासरण दाब ज्ञात करने में बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि आसानी से साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। दूसरा लाभ यह है कि इस विधि का उपयोग करते हैं तो विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, और विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्रासरण दाब का जो मान आएगा वो ज्यादा शुद्ध और ज्यादा सही होगा। तीसरी बात, यहां पर हम जल रोधक पिस्टन की सहायता से दाब लगाते हैं तो अर्धपारगम्य झिल्ली पर उतना दाब नहीं लगता, क्योंकि दाब किस पे लग रहा है? विलयन पे लग रहा है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के क्षतिग्रस्त होने की संभावना शून्य हो जाती है। और चौथा लाभ यह है कि इस विधि की सहायता से हम किसी भी सांद्रता के विलयन रहे उसका प्रासरण दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने देखा प्रासरण दाब ज्ञात करने की बरकले हाटले विधि, उसका सिद्धांत क्या है, उसके उपकरण का वर्णन, विधि और इस विधि के लाभ।